तो बहुत बहुत आभार आपका कि आप मुझे एक मंच दिए हैं यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए। और मैं संस्था कुछ फर्ज हमारा भी कि अभी वर्तमान सचिव हूँ और हमारी संस्था का शुभारंभ 2018 मई से हुआ है और निरंतर हम कार्यरत हैं समाज सेवा के क्षेत्र में। मैम, एक सवाल ये है, 2018 से आप लोग कितने लोगों ने इस संस्था की शुरुआत की थी और अभी कितने लोग इससे जुड़ चुके हैं? सर संस्था की शुरुआत तो मेरे हस्बैंड और मेरे द्वारा की गई थी स्टार्टिंग में। उसके बाद हमारे जो मित्रगण हैं उनको हम साथ में लेकर के सोशल मीडिया में और भी लोग हमसे जुड़ते गए, तो ये धीरे धीरे 2 से 10, 10 से 15, फिर आज 100+ लोग हमारे साथ सोशल मीडिया के माध्यम से एक्टिविटी में शामिल हैं। और कार्यकारिणी सदस्य में हमारे 12 टीम मेंबर हैं और वर्तमान में हमारे संरक्षक श्री राकेश अग्रवाल जी हैं और बंटी गोयल जी हैं, और इनके अलावा भी कई सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वर्तमान में 150 से ज़्यादा लोगों को हम एक समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य, जब हमारा शिविर वगैरह लगता है तो उसमें वो निरंतर ही शामिल हो जाते हैं। एक चीज़ और है, महिला सशक्तिकरण को लेकर आप लोग की संस्था लगातार काम कर रही है 2018 से ही। क्या क्या काम महिला सशक्तिकरण को लेकर आप लोग करते हैं, किस तरह उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं? महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हम लोग ने पहले तो स्वास्थ्य शिविर से स्टार्ट किया था कि महिलाओं को कई स्वास्थ्य संबंधी बीमारी होती है लेकिन जागरूकता की कमी के कारण वो अपने लिए कुछ बेहतर नहीं कर पाती हैं। तो महिला सशक्तिकरण में तो पहले हमने सैनिटरी पैड वगैरह का वितरण चालू किया। लास्ट हमारा जो काम चालू हुआ कोविड के समय से स्टार्ट हुआ। कोविड में ऐसी भयंकर स्थिति आई कि कई घरों में काम करने वाले जो पुरुष वर्ग हैं वो उनको कहीं ना कहीं बहुत लॉस हुआ है। उनकी मृत्यु के बाद, जैसे भाई या हस्बैंड, इनकी मृत्यु के बाद जो परिवार का एक भार होता है वो महिला वर्ग के ऊपर आ जाता था। तो लेकिन महिलाओं का जो निम्न स्तरीय वर्ग था जिनमें एजुकेशन की कमी थी वो कुछ काम नहीं कर पाते थे, तो उसको हमने क्या किया कि हम सोचे कि इनको एक कंप्यूटर बेसिक एजुकेशन दें जिससे प्राइवेट सेक्टर में वो कुछ बेहतर कर सकें। तो अभी वर्तमान में हमारा भाटा गांव में कंप्यूटर एजुकेशन हब है जहाँ पे हम निम्न निर्धन वर्ग महिलाओं को बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन देते हैं। साथ में कोशिश करते हैं कि एक बेहतर प्लेटफॉर्म जॉब के लिए हम उनकी तैयार कर सकें। कितनी महिलाएं वहां पर सीखने के लिए पहुंचती है, और जॉब की अगर बात करें तो अभी तक कितने लोगों को आप लोगों ने जॉब भी प्रोवाइड कराया है, और किस तरह से वो आपके कांटेक्ट में आती हैं तब वो वहां तक पहुंचती? सर अभी 2 बैच में क्लासेस चल रही हैं, 4 से 5, 5 से 6। और अभी निरंतर पिछले 1 साल से चल रही है हमारी कंप्यूटर एजुकेशन, जिसमें हम 3 से 4 महीने का एक बेसिक कोर्स होता है जिसमें 100 से अधिक महिलाओं को ये कोर्स हम प्रदान कर चुके हैं। जिसमें से 30 से अधिक महिलाओं को हम एक जॉब वित्तीय क्षेत्र में अच्छा उनको एक प्लेटफॉर्म दे चुके हैं। वहां अगर कोई पहुंचना चाहे, मतलब आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, तो कैसे वो कांटेक्ट करके आप तक पहुंचते हैं? क्या कुछ प्रोसेस होता है उनको, क्योंकि निर्धन है वो तो ठीक है, उसको लेकर किस तरह की जानकारियां आप लोग जुटाते हैं? सर जैसे जो यहाँ पे एक बस्तियों में हम जाते हैं, जैसे टिकरापारा हो गया, मठपुरैना, बीएसओपी कॉलोनी, वहाँ पे जा कर के हम लोगों से घर टू घर सर्वे करते हैं। वहाँ पे हम पैम्पलेट वगैरह के माध्यम से उनको बताने की कोशिश करते हैं। उसमें एड्रेस और हमारा फ़ोन नंबर लिखा होता है कि जिनको भी ज़रूरत है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा बस स्टैंड के आसपास हमने 3 से 4 बैनर लगाए हुए हैं ताकि रोड में आने जाने वाले व्यक्तियों को इनकी नज़र उसमें पड़े और हमसे कॉन्टैक्ट करके वो आ सकें, एडमिशन ले सकें। सीख लेते हैं, अगर जॉब वगैरह करते रहते हैं उसके बाद क्या वो क्लासेस लेने भी आते हैं क्या? हाँ सर, हम ये उनको बोलते हैं कि अगर आप सीख लिए हैं तो आपकी क्या है ना, एक बोलने की क्षमता भी और सिखाने की क्षमता भी आपकी बढ़ेगी, तो उनके द्वारा भी हम क्लास लेते हैं। महिला सशक्तिकरण में एजुकेशन के अलावा और कुछ सोचा है आप लोगों ने कि और किस तरह से महिलाओं को आगे लाया जाए? सर एजुकेशन के माध्यम से, और दूसरा एक हमारा भोजन सेवा भी चलता है जिसमें हम महिलाओं के द्वारा ही चलाते हैं, जिनसे उनको एक मतलब भोजन बनाने की शुल्क दी जाती है, उनको सहायता राशि दी जाती है। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो हम डीकेएस हॉस्पिटल में उनके माध्यम से भोजन वितरण करवा देते हैं और उनको भी रोजगार मिल जाता है। साथ में अब हम सोचने वाले हैं कि एक ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ भी उनको प्रदान की जाए, शिक्षा, और सिलाई सेंटर भी हम खोलना चाह रहे हैं अभी, जिस पे बहुत जल्द काम करेंगे जिससे उनको और रोजगार का माध्यम उनका बढ़ सके, एजुकेशन के अलावा और भी क्षेत्रों में उनको रोजगार मिल सके। अभी आपने जो है डीकेएस हॉस्पिटल में निःशुल्क भोजन का जिक्र किया है, ये कब से शुरू हो रहा है, हुआ है, और कितने लोगों को आप लोग हर दिन भोजन प्रोवाइड कराते हैं, किस तरह से उसकी तैयारी होती है, क्या कुछ है? सर एक्चुअली जब सब संस्था का शुभारंभ हुआ था तो स्वच्छता, उस समय स्वच्छता का बहुत मतलब जिक्र चल रहा था महात्मा गांधी स्वच्छता मिशन के अंतर्गत।
और हमने स्वच्छता से ही प्रारंभ किया। लेकिन जब कोविड की स्थिति आई तो उसके बाद से बहुत ऐसा हो गया था कि अचानक लॉकडाउन की वजह से बहुत जो निम्न वर्गीय है, मजदूर वर्ग है और जो रोजी रोटी रेगुलर बेस पे अपना निवारण करते हैं, तो उनको बहुत परेशानी आने लगी। तो हमने फूड डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया कोविड के समय से, और उसके बाद से ही हम हॉस्पिटल में रेगुलर खाना वितरण चालू किए। डीकेएस हॉस्पिटल में जो मरीज आते हैं, उनके साथ जो परिजन आते हैं और वो निम्न वर्गीय रहते हैं, तो एक भोजन की स्थायी व्यवस्था हम उनको दे सकें, तो ये हम चालू किए हैं 2020 कोविड के बाद से। और रेगुलर डीकेएस हॉस्पिटल में रात के भोजन की व्यवस्था हमारे द्वारा की जाती है, जिसमें 150 से अधिक लोग लाभान्वित होते हैं। 150 लोगों का खाना बनाना काफी मुश्किल का काम होता है। आप लोग तो रोज वो काम करते हैं, कितने लोग इसमें सहयोग करते हैं आप लोग का, और कितने लोगों की पूरी टीम उस काम को करने में लगी रहती है? भोजन वितरण का हम कोशिश करते हैं कि सर महिलाएं जो घर के कामों में निपुण होती हैं, तो वैसे ही जरूरतमंद महिलाओं को लेकर के हम भोजन बनाने का काम शुरू करते हैं, जिसमें 4 से 5 महिलाएं प्रतिदिन हमारी संस्था में भोजन बनाने का काम करती हैं, जिनसे उनको एक सहायता राशि भी मिल जाती है और एक अच्छी दिशा में उनका जो मन है, मनोबल, वो भी बढ़ता है। अभी और कुछ प्लानिंग कर रहे हैं क्या कि और हॉस्पिटलों में, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, हॉस्पिटलों में उनको भोजन के लिए जूझना पड़ता है, तो कुछ ऐसी तैयारी कुछ सोच रहे हैं कि आपकी संस्था वाले? सर अभी तो हमारा डीकेएस हॉस्पिटल में चल रहा है निरंतर भोजन सेवा। इसके अलावा हम सोच रहे हैं कि पंडरी जिला चिकित्सालय में भी हम चालू कर सकें और कालीबाड़ी जिला चिकित्सालय को भी इसके अंतर्गत शामिल कर सकें। एक और सवाल है, कोविड जब आया था तो काफी जो है कोहराम मचाया, लोग घरों में कैद हो गए थे। आप लोग की संस्था उस समय में किस तरह से काम करती थी, क्योंकि आप लोग जो है लोगों को भोजन देने का काम उसी समय शुरू किए थे, तो एक बड़ा मुश्किल का काम और एक मुश्किल सा टारगेट आप लोगों ने लिया था, तो वो कैसे करते थे? सर सोचे तो नहीं थे कि कुछ इस टाइप से कुछ बड़ा हम कर पाएंगे, बस लोगों ने हिम्मत दी, कार्य चालू किया हमने। तो सबसे पहले तो कच्चा राशन के पैकेट हमने बनाए थे, जिसमें 5 किलो दाल, 10 किलो चावल, हल्दी, धनिया, मिर्ची, मतलब ऐसे जो भी घर के राशन के जो सामान थे उसका एक पैकेट बनाते थे। और एक फ़ोन नंबर, हमने संस्था का नंबर जारी किया था फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से। हर एक नगर निगम में, रायपुर स्मार्ट सिटी में हर एक थाने में भी सूचित किया था कि उनके माध्यम से जिनको भोजन की आवश्यकता है वहाँ तक हम पहुँच सकें। तो ऐसे 300 से 400 पैकेट हम डेली बनाते थे जो फर्स्ट को लॉकडाउन हुआ था। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारी टीम निकलती थी, कुछ पैकेट्स टीम के माध्यम से बांटे जाते थे, कुछ नगर निगम के माध्यम से बांटे जाते थे और कुछ पुलिस सहायता लेकर के थानों के माध्यम से भी डिस्ट्रीब्यूट हम कर रहे थे। सेकेंड लॉकडाउन में भी वही परिस्थिति बनी। सेकेंड लॉकडाउन तो और भयावह रहा, तो इस वजह से हमने और इसकी क्वांटिटी बढ़ाई। कच्चे राशन के साथ हम पका भोजन भी डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। रास्ते में जो विक्षिप्त लोग रहते थे उनके लिए भी एक व्यवस्था हो सके भोजन की, और साथ में कच्चे राशन की व्यवस्था भी मजदूरों को और निर्धन वर्गीय परिवारों को मिल सके। तो करीब 60,000 से, पहले लॉकडाउन में 60,000 से अधिक भोजन वितरण और 1.5 लाख से अधिक पके भोजन का पैकेट वितरण किया है। और सेकेंड लॉकडाउन में भी हमने 10,000 से अधिक कच्चा राशन का पैकेट और 1 लाख से अधिक पके भोजन का पैकेट वितरण किया है। और उस समय से जो भोजन सेवा हमारी चालू हुई है डीकेएस हॉस्पिटल की, वो अभी तक निरंतर जारी है। एक चीज पूछना चाहूंगा मैम, क्योंकि कोविड के समय में लोग अक्सर बाहर निकलने से डरते थे, लेकिन आप लोग तो सड़कों पे निकलते थे लोगों की मदद करने के लिए, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि डर लगा हो या घर वाले मना किए हों? हाँ सर, चीर परिचित में तो बहुत लोगों ने एडवाइस दिया था कि अभी कुछ मत करिए, लेकिन जब इस सेवा में हम उतर ही चुके हैं और जब एक अच्छा अवसर ईश्वर दे रहा है कि हम कुछ लोगों का भला कर सकें, ऐसे समय में तो एक बोलना चाहिए कि फैमिली वालों के यहाँ नहीं जाते थे, लेकिन हमने बोला कि नहीं, मदद तो करनी ही पड़ेगी। और जब आप अच्छा काम कर रहे हैं तो ईश्वर भी उस चीज़ के लिए मदद करेगा। और जो भी कोविड लॉकडाउन का जो पालन था, जैसे मास्क लगाना, पीपी किट पहनना और सोशल डिस्टेंस का पालन करना, तो वो सब हम लोग रख करके अपनी सुरक्षा का पालन करके लोगों की सेवा हमने की है उस समय। उस टाइम की कुछ ऐसी चीज याद है क्या आपको, कुछ ऐसा हुआ हो आप लोग के साथ? क्या है, उस टाइम ऐसा था कि लोग एक दूसरे के पास जाने से डरते थे, कुछ दो तो खाने से डरते थे, फिर भी आप लोग लोगों की मदद करते थे, तो कुछ ऐसा चीज हुआ था क्या आप लोग के साथ जो आपको याद हो? 2-3 केस हुए थे सर, जिसमें कि पूरी की पूरी फैमिली भी कोविड पॉजिटिव हो गई थी और उनके यहाँ बच्चे भी शामिल थे। और हमारे पास आया था कि इनको भोजन की आवश्यकता है, तो हमने घर तक जा करके प्रोवाइड किया। साथ में कुछ ऐसे पेशेंट थे जो कि पूरी की पूरी फैमिली एडमिट हुई थी, उस समय उनको फ्रूट की और भोजन की जरूरत थी, तो हॉस्पिटल सेक्टर में भी हमने जा करके उनको खाना प्रोवाइड किया है। साथ में उस समय नर्स और डॉक्टर्स की ड्यूटी 24 घंटे हो गई थी। कोविड की जो सेकेंड कोविड था उसमें तो और भी बहुत भयंकर हुई थी, तो उस समय हमने हॉस्पिटल स्टाफ के लिए भी भोजन वहाँ पे मुहैया कराया था उनको।
एक चीज़ और है, मतलब जैसे कोविड का जब दोनों लहर आया था तब आप लोग सड़कों पे निकलते थे, लोगों की मदद करते थे। आप लोग के पास जानकारी कैसे आती थी कि यहाँ पर जो है ज़रूरतमंद लोग रहते हैं? सर एक्चुअली क्या सोशल मीडिया के माध्यम से भी कई चीज़ें पता चल जाती है, और हम क्या शुरू से फील्ड वर्क में रहे हैं, कहाँ पे झुग्गी बस्तियाँ हैं, कौन सा स्लम एरिया है, इससे हम अच्छी तरह वाकिफ़ है रायपुर एरिया के। साथ में नगर निगम की टीम भी उस समय बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही थी, तो उनके द्वारा ही हमें कई जानकारी मिल जा रही थी कि कौन सा एरिया है, कितने लोग वहाँ पे हैं जिनको भोजन की आवश्यकता है। तो कुछ नगर निगम के माध्यम से, कुछ हमारे माध्यम से, कुछ स्मार्ट सिटी के माध्यम से, और चीर परिचित लोग भी क्या सोशल मीडिया में हमने भी बहुत फैलाया था इस मैसेज को कि जिनको भी भोजन की जरूरत है, या कच्चे राशन की, या किसी भी तरीके की जरूरत हो कोविड के समय, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो कॉल आते थे, और एक दिन में कम से कम 1-1 हज़ार 3-3 हज़ार कॉल आने लग गए मेंबर्स के पास, हम मतलब टोटल मिला करके। तो हमने बहुत कुछ किया है सभी के संपर्क के द्वारा और सभी की सहायता से। मारिका जी, कुछ फर्ज हमारा भी है। आपने और आपके हस्बैंड ने इस संस्था की शुरुआत की थी, क्योंकि अक्सर हम कुछ चीज़ शुरू करते हैं तो कुछ दिमाग में चलते रहता है या कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसके बाद ये सब चीज़ शुरू होती है। तो आप लोग कैसे इस संस्था की शुरुआत किए थे? सर इसमें तो शुरुआत का श्रेय मेरे हस्बैंड को ही जाता है। एक्चुअली क्या है, ड्यूटी के बाद घर जब वापस आ रहे थे तो सड़क पे दो महिलाएं आपस में लड़ रही थी कचड़े के नाम से, और पीने के पानी की जगह पे कचरा फैला हुआ था बहुत ज़्यादा, और आपस में ही लड़ रहे थे, लेकिन उस कचड़े को कोई साफ नहीं कर रहा था। घर आए उसके बाद काफ़ी विचार विमर्श हुआ, बोले कि लोगों को अगर बदलना है तो खुद पहल करनी पड़ेगी। और फिर हमने नेक्स्ट डे जा कर के कचड़े वगैरह वहाँ से साफ किए, लोगों को संदेश दिया कि आप अपने आसपास की स्वच्छता खुद रखिए, आपस में लड़ने की अपेक्षा उसका समाधान ढूंढिए कि कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और फैमिली में भी ऐसा बहुत कुछ हुआ था, जैसे मेरे हस्बैंड के छोटे भाई भी एक्सीडेंट केस में करीब 1 साल तक मेकाहारा हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो उस समय उनको जो भोजन से रिलेटेड परेशानी उन्होंने जो देखी है, जानी है, अंत में उनके भाई भी खत्म हो गए थे। तो वो जो जानी है परेशानियां देखी हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं था कि हम कैसे बाद में जा करके सक्षम होकर के लोगों की सहायता कर सकते हैं। तो वो बाद में हमने इसी सोच विचार में एक पहल चालू करी, और आज चल रहा है सर वो सब बहुत अच्छा। कई बार ऐसा होता है इस मारिका जी कि हम देखते हैं कुछ ऐसी अच्छी चीज़ जब शुरू करते हैं तो कुछ लोग मिल भी जाते हैं कि जो नेगेटिविटी ज़्यादा करते हैं कि नहीं भाई ये सब शुरू मत कीजिए। तो ऐसा आप लोग के साथ भी हुआ है क्या कि कभी कुछ लोग मना किए हों कि नहीं ये नहीं कर पाएंगे? हाँ सर, जब हम कैंपन लगाते थे, जैसे मरीन ड्राइव में लगाते थे, स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाते थे, तो कई लोग थे जो उस समय बोलते थे कि आप 2 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, कौन करेगा। लेकिन उनको समझाने का ही हम लोग को मेन मोटिव रहता था कि ठीक है हम कर रहे हैं, आप अगर पॉजिटिविटी उस चीज़ के लिए नहीं दे सकते तो नेगेटिविटी भी मत फैलाइए, या तो आप हमारे साथ शामिल होइए, उस काम को करिए, नहीं तो फिर आप कुछ नेगेटिव तो मत बोलिए कि जो कर रहा है उसका मनोबल गिरे। तो एक इम्पोर्टेंट सवाल आपसे और पूछूंगा, आप लोग जो है रेस्क्यू भी करते हैं, जो सड़कों पे विक्षिप्त घूमते हैं उनके रेस्क्यू करते हैं, उनको बाकायदा एक अलग रूप में देते हैं, नहलाना हो गया, उनको रेडी करना, खाना भी देते हैं। ये काम पूरा किस तरह से होता है? सर ये 2018 से ही हमारा चालू हुआ था। जो विक्षिप्त लोगों को हम सड़कों पे देखते थे कि उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, तो हमने चालू किया कि सबसे पहले तो शारीरिक रूप से उनको स्वस्थ किया जाए, ताकि अपने आप को देख करके उनको खुद कुछ दूसरा एहसास हो। क्या एक्चुअल में वो सड़क में ऐसे ही बिना नहाए धोए, बाल बढ़े कपड़े, कोई पहने कोई नहीं पहने, या फटे पहने एक जगह पे बैठे हैं, लोग खाने का सामान दे रहे हैं, तो वो एक उनकी जीवन शैली बन गई थी उसी अवस्था में रहने की। तो हमने सोचा कि इसको कुछ चेंज किया जाए ताकि उनको अपनी लाइफ में कुछ एक अलग मोटिव मिले, कुछ अच्छे से रहने का तरीका उन्हें मिले। तो हम उनको सबसे पहले तो उनकी क्लीनिंग वगैरह करके उनको नहला धुला करके नए कपड़े बनाते थे, उसके बाद उनकी बाल कटिंग शेविंग वगैरह करवा करके भोजन उनको देते थे। और जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं उनको हम लोग वृद्धाश्रम, अनाथालय ऐसी जगह में एडमिशन कराने की हम कोशिश करते कि जहाँ तक हो सके उनका एडमिशन ऐसी जगह में हो जाए। कईयों का हमने कराया भी है। और जैसे इसी श्रेणी में तामच बाबा जो पुरानी बस्ती में एक थे, सड़क पे घूमते थे, जिनको हाइड्रोसिल का दिक्कत था, तो उनके बारे में हमको पता चला। तो फिर कार्ला नर्सिंग होम में डॉक्टर कार्ला के द्वारा इनका हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हमने करवाया, और बिलासपुर हॉस्पिटल मेंटल हॉस्पिटल में भी उनका दाखिला हमने करवाया था। तो ऐसे मानसिक विक्षिप्त लोग अगर मिलते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि बिलासपुर ले जाकर के उनका एडमिशन करा सकें। अगर मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तो स्थानीय रायपुर क्षेत्र में स्थित जो भी अनाथ आश्रय, वृद्धाश्रम है, वहाँ तक उनको पहुँचाने का काम करते हैं। स्मारिका जी, एक आखिरी सवाल है। अभी रायपुर में ही आप लोग की संस्था काम कर रही है, इसको कुछ वृहद स्वरूप देने का तैयारी है क्या कि इसको प्रदेश स्तर पर, क्योंकि इतना अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, तो इसको प्रदेश स्तर पर इसकी पहचान बने और प्रदेश स्तर तक लोगों की मदद हो, ऐसा कुछ आप लोग के मन में चल रहा है?
सर चल तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन क्या है, जब फील्ड में उतरो तो लोगों की परेशानियां देखो तो हम सोचते हैं कि हम क्या ये भी कर ले वो भी कर ले, तो लेकिन जितना हमसे हो पाता है हम उतना ही कर पाते हैं। तो अब यही है कि जो हमारा एजुकेशन क्षेत्र है महिलाओं के लिए, उसको उसके क्षेत्र को हम लोग और बढ़ा के कुछ और नया कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए रोजगार प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा एक जैसे विक्षिप्त लोगों से हम लोग मिलते रहते हैं, तो एक हमारा खुद का ही सपना है कि एक वृद्धाश्रम हम हमारे एनजीओ की तरफ से ही जल्द से जल्द एक शुरुआत की जाए, जहाँ ऐसे लोगों के लिए हम लोग को एडमिशन के लिए भटकना पड़ता है, तो वहाँ ना भटक करके हम अपना उनका एडमिशन हमारी संस्था में करवा सकें, उनकी देखरेख हम खुद कर सकें। तो अभी यही मोटिव है सर। बहुत बहुत धन्यवाद स्मारिका जी। तो ये थी हमारे साथ, कुछ फर्ज हमारा भी है कि सचिव स्मारिका राजपूत, जिनकी संस्था लगातार गरीबों जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। कोरोना काल में भी इनकी संस्था ने लाखों लोगों को भोजन कराया और आज भी हर दिन डीकेएस हॉस्पिटल में गरीब लोगों के भोजन की व्यवस्था कुछ फर्ज हमारा भी है संस्था करती है। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ श्रीकांत यदू, साधना न्यूज, रायपुर।